बच्चों आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको लिबरलाइजेशन बताया वैसे ही हमारे प्राइवेटाइजेशन भी इकोनॉमी में की गई थी। बच्चों प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब हमारी कंट्री में पब्लिक सेक्टर के रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर दिया जाता है। किनको बेटा? प्राइवेट लोगों को। क्योंकि बेटा पब्लिक सेक्टर वेलफेयर के लिए इतना अच्छा काम नहीं कर रही है। बेटा जब हम लोग ऑनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं, ऑनरशिप जब ट्रांसफर कर दी जाती है पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक टू कहां पर बेटा? प्राइवेट सेक्टर, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। और आपको बताना चाहूंगा इस प्राइवेटाइजेशन के अंदर ही एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं बच्चों? डिसइन्वेस्टमेंट। हमारे देश की गवर्नमेंट कई बार अपनी प्रॉपर्टी को पार्टली शेयर कर देती है। पार्टली जब कोई सामान बेच दिया जाता है प्राइवेट प्लेयर्स को तो बेटा वो डिसइन्वेस्टमेंट है। तो प्राइवेटाइजेशन के आने का फायदा ये है कि रिसोर्सेज का फुल यूज हो पाता है। इवन हमारी इकोनॉमी के अंदर इनफ्लो ऑफ मनी बढ़ जाती है, इनकम जनरेट हो जाता है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि कंट्री की जीडीपी को बढ़ाने में रोल प्ले करता है। तो आइए हम प्राइवेटाइजेशन की कुछ बातों को सुनते हैं। ऊपर हेडिंग डालना सभी बच्चे, लिखें प्राइवेटाइजेशन। हाँ वो अभी उसको ड्रॉप करो, लिखना बेटा प्राइवेटाइजेशन, लिखें। इट रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू दी, it refers to the transfer of ownership, management. It refers to the transfer of ownership, management and control of public sector enterprises and control of public sector enterprises and control of public sector enterprises to the entrepreneurs in the private sector, to the entrepreneurs in the private sectors. लिखना नेक्स्ट लाइन, इन द प्राइवेट सेक्टर। लिखें बेटा प्राइवेटाइजेशन implies greater role of private sector. Privatization implies greater role of private sectors in the economic activity of the country, in the economic activity in the country, in the economic activity in the country. और प्राइवेटाइजेशन करने के दो ही तरीके हैं बेटा, या तो ओनरशिप को ट्रांसफर कर दो या डिसइन्वेस्टमेंट कर लो। अगली लाइन से लिखना बेटा, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इन टू वेज। हम प्राइवेटाइजेशन को दो तरीके से कर सकते हैं। हमारी इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर को दो तरीकों से बेचा जा सकता है। प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इन टू वेज। पहला लिखना, फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। और ये फर्स्ट पॉइंट है केवल एक्सप्लेनेशन। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। रिपीट कर रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज from the government to the private sector, from the government to the क्या बेटा? प्राइवेट सेक्टर। सेकंड पॉइंट लिखना जो कि डिसइन्वेस्टमेंट का है, लिखना प्राइवेटाइजेशन ऑल्सो मेड, हाँ इसी के अंदर, प्राइवेटाइजेशन ऑल्सो मेड थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन ऑल्सो मेड थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। अब बेटा बात आती है कि सर ये प्राइवेटाइजेशन देश में करा क्या गया, इसका पर्पस क्या था? तो ऊपर एक छोटी सी हेडिंग डाल लेना, पर्पस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, पर्पस क्या है लिखें बेटा। द पर्पस ऑफ प्राइवेटाइजेशन वाज, हाँ जी इसी के आगे, हाँ तो हाँ रीजन क्या था, क्यों गवर्नमेंट ने इनको प्रमोट करा, दो तीन लाइन है केवल लिखना। द पर्पस ऑफ प्राइवेटाइजेशन वाज, द पर्पस ऑफ प्राइवेटाइजेशन वाज
mainly to improve financial discipline, mainly to improve financial discipline and facilitate modernization, mainly to improve financial discipline and facilitate to modernization। बेटा प्राइवेटाइजेशन को करने का केवल यही दो मेन उद्देश्य थे, फैसिलिटेट टू मॉडर्नाइजेशन। बेटा हमारी इकोनॉमी में जितनी भी सरकारी कंपनियां थी उन सबको प्राइवेट लोगों को इसलिए दिया गया ताकि बेटा प्राइवेट सेक्टर्स के पास पैसा है और वो पैसे की वैल्यू के साथ डेवलपमेंट कर सके और वो ओल्ड टेक्निक को छोड़कर क्या अडॉप्ट कर ले बेटा, न्यू टेक्निक। क्योंकि पब्लिक सेक्टर कंपनियां इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा प्राइवेटाइजेशन करो ताकि उन कंपनीज की फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी आ सके, उनकी इनकम भी बढ़ सके और वो ओल्ड ट्रेडिशनल तरीकों को छोड़कर नए तरीकों को अडॉप्ट कर ले। आइए ऊपर हेडिंग डालो, नया टॉपिक है बेटा, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। आप लोगों ने तीसरा टर्म सुना था, आज मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल बता रहा हूं। हाँ छोटा सा कंटेंट है, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। देखिए बेटा, जब हमारी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ नहीं हो रहा था तो हमारे देश की गवर्नमेंट ने ये सोचा यार भाई देश में पैसा बनाने से बेटर है कि मैं अपने देश की इकोनॉमी को, मतलब आवर इकोनॉमी को अगर मैं वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर लेता हूं तो सीधी सी बात है मेरी नाव भी पार लग जाएगी। अगर बेटा तुम्हें तैरना नहीं आता है और एक नाव जा रही है तो उसमें चुपचाप बैठ जाओ, आप अपने किनारे पर पहुंच जाओगे। यही हमारी इकोनॉमी ने सोचा कि भाई हमारी इकोनॉमी में पैसा नहीं आ रहा है, हम लोग इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, बट जो कंट्री ग्रो कर रही है अगर उसके साथ हमने थोड़ी बहुत भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी तो धीरे धीरे हमारी कंट्री में एक्सपेंशन हो जाएगा। यानी कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ना, जिसको हम बेटा फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं। और जो कंट्री जितनी ज्यादा फॉरेन ट्रेड करता है उतना ही बेटा उस कंट्री का क्या मेंटेन होता है, फॉरेन रिजर्व। और जिस कंट्री का जितना ज्यादा फॉरेन रिजर्व मेंटेन होगा वो कंट्री अपने देश में लोगों के लिए क्या जनरेट कर पाएगी, एम्प्लॉयमेंट। और जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा आगे बताना नहीं है मुझे, लोगों की इनकम बढ़ेगा और कंट्री का क्या बढ़ेगा, जीडीपी। तो इन शॉर्ट हमारी इकोनॉमी ने सोचा कि भाई हम घाटे में चल रहे हैं तो क्यों ना हम दूसरे देश की इकोनॉमी को टाई अप में ला दें ताकि हमारी इनकम के सोर्स क्या हो जाए बेटा, बढ़ जाए। लिखो ग्लोबलाइजेशन क्या है, हेडिंग डालना बच्चों, ग्लोबलाइजेशन लिखें। इट मीन्स इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी। आ गया बेटा तेरा जिसमें तू, अच्छा सबसे ही अब तुम्हें बुरा लगने लगा है। इट मीन्स इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी। अरे क्या हो गया भाई, अच्छा फॉर्मूला लगा दिया। इतने ज्यादा पीड़ित हो चुके हो क्या मैथ्स से, मैथ्स इतना ज्यादा कंफ्यूज कर रहा था तुम्हें, ये ज्यादा परेशान कर रही है। कोई नहीं बेटा छोड़ दो, आधी किताब का पेपर देना। लिखें, इट मीन्स इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इट मीन्स इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी, national economy with the world economy through national economy with the world economy through removal of barriers, through removal of barriers on international trade, through removal of barriers, through removal of barriers on international trade and capital movement, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। तुम्हें मालूम होना चाहिए हमारे देश की सरकार ने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए बेटा टैक्स रेट भी फॉरेन कंट्री के क्या कर दिए थे, कम कर दिए थे, ताकि हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रेट क्या हो जाए, बढ़ जाए। बट बेटा हमारी इकोनॉमी में मैं अगर आप लोगों से पूछना चाहूं, क्या बेटा ग्लोबलाइजेशन का कोई पॉजिटिव साइड आपको नजर आता है? ग्लोबलाइजेशन करके क्या देश ने अच्छा काम करा, क्या अच्छा करा, मार्केट ओपन हो गई। यानी कि हमारी मार्केट का जो साइज पहले लिमिटेड था वो कैसी मार्केट हो गई बेटा, ग्लोबल मार्केट हो गई। मतलब मैं विश्व के किसी भी कोने में सामान को बेच सकता हूं, साइज ऑफ प्रोडक्शन और साइज ऑफ इनकम बढ़ सकता है। कोई दूसरा फायदा क्या हो गया, वो उसी का ही पार्ट है। हम लोगों ने बेटा, हाँ वो डेवलप हो गया। या फिर मैं कह सकता हूं कि एडवांस टेक्नोलॉजी हमने क्या स्टार्ट कर दी बेटा, अडॉप्ट करना। क्योंकि बेटा जब मॉडर्नाइज नहीं होंगे तो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, हमारी कंट्री के रिसोर्सेज कैसे हो जाएंगे बेटा, फुल यूटिलाइज। बेटा पहले तो हम क्या थे, अपने देश के लिए सामान बनाते थे, जब हमारा प्रोडक्शन विश्व के लिए हो जाएगा तो कंट्री के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे तो रिसोर्स का प्रॉपर यूज होगा। तो कुछ पॉजिटिव भी थे और कुछ इसके क्या थे बेटा, नेगेटिव। बाद में बताता हूं, ऊपर हेडिंग डालो, लिखो। हाँ रिपीट कर रहा हूं, ऊपर हेडिंग डालना, पहले लिखो
इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ऊपर हेडिंग है ग्लोबलाइजेशन। आज बेटा तू इतना जल्दी कैसे आ गई बेटा दिन में? ठीक है, बेचारी घबरा क्यों रही है? मौज ले बेटा, एंजॉय कर। पापा का हो गया सेलिब्रेशन? केक का कट गया, खा लिया? ए बदतमीज चटोरा कहीं का। लिखो, लिखें बेटा, इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पॉजिटिव बात बता रहा हूँ, ग्लोबलाइजेशन का फायदा क्या है, बहुत सारे भी बताता हूँ। पहला, फर्स्ट पॉइंट लिखना, ग्लोबलाइजेशन के फेवर में क्या था? फर्स्ट पॉइंट, ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। सबसे पहला फायदा ये है, कोई भी इकॉनमी अगर ग्लोबलाइज हो गई है तो भाई साहब वो उसे बाजार बड़ा मिलेगा। ग्रेटर एक्सेस टू क्या बेटा? ग्लोबल मार्केट। सेकंड पॉइंट जो आप बोल रहे थे, एडवांस टेक्नोलॉजी। भाई नहीं, मैं एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूं। एडवांस टेक्नोलॉजी का मतलब है बेटा, अगर मेरा रिलेशन, अगर मेरा ट्रेडिंग रिलेशन बेटा अमेरिका के साथ हो गया, अगर बेटा मेरा ट्रेडिंग रिलेशन जापान के साथ हो गया, चाइना के साथ, इसके साथ नहीं करूंगा बेटा, मैं रशिया के साथ चला जाऊंगा बेटा, मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ चला जाऊंगा, मैं कनाडा के साथ चला जाऊंगा। अगर इन देशों के साथ मेरा ट्रेडिंग रिलेशन है तो ऑब्वियसली वहां की टेक्नोलॉजी में इंपोर्ट करना आसान हो जाएगा, जिससे मेरी कंट्री के रिसोर्स भी ऑप्टिमम यूज हो पाएंगे। तीसरा पॉइंट लिखना, बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। थर्ड बेनिफिट, ग्लोबलाइजेशन होने का तीसरा बड़ा फायदा, बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज। बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज of developing countries to become important player in global market, to become important player in global market। रिपीट कर रहा हूं बेटा, better future prospect for large industries of developing countries to become important player in global market। सिंपल सी बात है यार। देखो, ग्लोबलाइजेशन का जो सबसे ज्यादा फायदा होगा, मुझे एक बात बताओ, डेवलपिंग नेशन को होगा या डेवलप्ड नेशन का होगा? बेटा एक डेवलपिंग और एक डेवलप्ड हो रहा है तो फायदा तो अल्टीमेटली दोनों को ही होने वाला है, बट सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा? क्योंकि बेटा ये रिसोर्स को यूज करके इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बेच पाएगा, और रिसोर्स किसके इस्तेमाल कर लेगा? इनके पास पहले ही कुछ नहीं है तो थोड़ा कुछ इनके पास भी आना शुरू हो जाएगा। मतलब एडवांटेज जो है वो डेवलपिंग नेशन का है ग्लोबलाइजेशन को, क्योंकि इनको मार्केट एक्सेस मिल जाता है और ये ज्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकता है। और यही कारण है बेटा, चाइना के अंदर सबसे ज्यादा क्या है बेटा, इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग हब होता है, वो सबसे ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उस कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज की पॉलिसी जो है वो बहुत ही ज्यादा लिबरल है। आइए कुछ इसकी अगेंस्ट की बात करता हूं, नेगेटिव की बात करता हूं। बिल्कुल होगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो सपोर्ट हो गई होगा। हाँ, नेगेटिव्स लिखो या अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन लिखो। कुछ ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट हैं कुछ लोग, या फिर उनकी कुछ बातें हैं जो नेगेटिव भी कह सकते हो आप उसे। अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन मेरे हिसाब से यार देख, गरीब देश के लिए तो बेकार ही था। तेरा ले जाकर तेरे को महंगा दे देंगे और बाद में तुम्हारी इकोनॉमी के ऊपर इतना ग्रोथ नहीं आ पाएगा। कुछ पॉइंट्स है, लिखो। वही उन्हीं को एडवांटेज होगा ना, क्योंकि मशीनरी, मैन पावर, टेक्नोलॉजी सब उनके पास पहले से है, तो वो रिसोर्स का ज्यादा अच्छे से यूज करेंगे। राइट, लिखना बेटा पहला पॉइंट, डिसएडवांटेज या अगेंस्ट जो ग्लोबलाइजेशन के थे। पहला पॉइंट लिखना, बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन अकर्स, बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन अकर्स मोर टू डेवलप्ड कंट्रीज, मोर टू क्या बेटा, developed countries as they are able to expand their markets, as they are able to expand their markets in other countries, as they are able to expand their markets in other countries। बहुत बेसिक सी बात बोला है मैंने कि भाई साहब जो ग्रो हो रहा है उसके मजे आ जाएंगे, उसको तो लॉटरी लगी ना भाई, वो अपने सामान को विदेशों में ज्यादा बेचेगा, जो गरीब देश है बेचारा उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबलाइजेशन अच्छी बात नहीं है। सेकंड पॉइंट लिखना, ग्लोबलाइजेशन कॉम्प्रोमाइज द वेलफेयर, ये बिल्कुल सही बात है। ग्लोबलाइजेशन कॉम्प्रोमाइजेज द वेलफेयर एंड आइडेंटिटी ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द पुअर कंट्रीज। Globalization compromising the welfare and identity of people belonging to the poor countries,
आइडेंटिटी ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द पुअर कंट्रीज। ठीक है, और लास्ट एंड थर्ड पॉइंट लिखना डिस्पैरिटी अमंग्स द नेशन। बेटा अमीर और गरीब वाला मतभेद हो जाएगा, उस कंट्रियों की इज्जत नहीं रहेगी बेटा। डिस्पैरिटी अमंग द नेशंस एंड पीपल, एक असमानता बन जाएगी ना। आप देखो कैनेडियन लोगों को देखकर अच्छा लगेगा क्योंकि उनके पास इनकम का सोर्स क्या है, और हिंदुस्तान के लोगों को देखकर कोई भी बोल देगा वो ये दे आर सो पुअर बिकॉज दे आर नॉट हैव इनकम सोर्स वट एवर द थिंग। उनके पास पैसे का सोर्स क्या होता है? अब हिंदुस्तान में, अब वहां तो होता है, हिंदुस्तान में कम है, जनसंख्या क्या है ज्यादा, तो बेटा प्रॉब्लम आती है। आइए आउटसोर्सिंग का एक सॉरी ग्लोबलाइजेशन का नेशन एंड पीपल्स, इनकम को लेकर, वेल्थ को लेकर, किसी भी पॉइंट को लेकर। बेटा ग्लोबलाइजेशन को करने का हमारे देश में आजकल बहुत अच्छे से इस चीज का यूज हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन में एक टर्म होती है आउटसोर्सिंग, सुना है क्या? आउटसोर्सिंग क्या होता है भाई? हाँ, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? बाहर से मंगवा देना, वो फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, बनवाना। बिल्कुल सही, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लिया, उसके मजे लेने लगे बेटा, वो क्या है बेटा? आउटसोर्सिंग। जैसे आपने देखा होगा हमारे गुड़गांव में, नोएडा के अंदर आईटी हब बोलते हैं, और वो आईटी हब कुछ नहीं है, वहां सारे क्या खुले हुए हैं बेटा? बीपीओ खोल रखे हैं। ठीक है, वहां पर कॉल सेंटर सारा सेटअप कर रखा है, केवल फाइनेंशियल ऑडिटिंग करने के लिए ऑफिसेस खोल रखे हैं, क्योंकि हमारे देश में लेबर जो है वो कैसी मिलती है? बहुत सस्ती मिलती है, और टैलेंटेड भी मिल जाती है, और विदेशों में से ऑपरेट करने के लिए खर्चा क्या करना पड़ेगा? ज्यादा। इसलिए वो ऐसे गरीब देशों को ढूंढता है जहां मजदूर लेबर आसानी से मिल जाए और उस कंट्री के रिसोर्स को यूज कर सके। ये हमारे लिए तो अच्छी बात है ना भाई, कोई विदेशी बंदा एक कंपनी सेटअप कर ले तो यहाँ के करोड़ों लोगों को, हजारों लोगों को क्या दे देगा? एम्प्लॉयमेंट। तो बेटा हमारी कंट्री के लिए आउटसोर्सिंग अच्छा भी है, बट उस कंट्री के लिए ज्यादा बेनिफिटेड है क्योंकि उसका खर्चा कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो रहा है। तो आउटसोर्सिंग किन किन चीजों में होता है, क्या क्या है वो बता रहा हूँ। हमारे लिए उनका खर्चा नहीं बच गया, जो काम मैं 10 लाख में करा रहा था, हिंदुस्तान आके वो 2 लाख में हो गया, 8 लाख प्रॉफिट का बचा, तो वो बेटा आगे एक्सपेंड करेंगे बिजनेस के लिए, राइट। तो बांग्लादेश में आईटी सेक्टर नहीं है ना, अनपढ़ है वहां पे। हाँ, वो बेटा वो क्या कर सकते हैं, कपड़े सिल सकते हैं। हाँ, तो लेबर बेस्ड है, जब तो मैं बोल रहा हूँ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वहां पर, आईटी सेक्टर हब नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, स्किल वाला जो टेक्निकल पार्ट होता है ना, दे आर नॉट अवेयरिंग फॉर द टेक्निकल नॉलेज, तो उनको ऐसी इंडस्ट्रीज को तो सेटअप ही नहीं कर सकते ना। लेबर के लिए कर सकते हो, बट आज की डेट में हमारी ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी हो गई, तो लेबर का काम थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। हिंदुस्तान लेबर इंडस्ट्री से ज्यादा कैपिटल इंडस्ट्री की तरफ ट्रांसफर हो रही है। लेकिन फायदा हो सकता है। अब एक बात बताओ, दिल्ली के बंदे को गारमेंट का काम करना है तो वो चला जाए बांग्लादेश, तो हो जाएगा बेटा, मिल जाएगा, क्या हो गया, लिखो बीपीओ। हाँ, बीपीओ का मतलब बताता हूँ, कॉल सेंटर टाइप ही होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है कि दूसरे बंदे से हम अपने काम का एक छोटा सा हिस्सा करवा रहे हैं कॉलिंग करके। लिखें आउटसोर्सिंग क्या है, बहुत कॉल करते हैं ऐसे वाले का। नहीं नहीं नहीं, नई हेडिंग है बेटा, ये डिफरेंट है। आउटसोर्सिंग लिखें, ये कौन है बेटा, रवि होगा। लिखो आउटसोर्सिंग, लिखना बच्चों, आउटसोर्सिंग क्या है लिखें। इट रेफर्स टू दी कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, it refers to the contracting out, it refers to the contracting out some of its activity, contracting out some of its activity to a third party, contracting out some of its activity to a third party which were earlier performed by an organization, which were performed by, which were earlier performed by the organization। लिखना, some of the services outsourced to India, कुछ इंडिया के अंदर आउटसोर्सिंग जिसकी की जाती है वो बता रहा हूं। some of the services outsourced to India include बीपीओ और कॉल सेंटर, मालूम ही होगा आपको, टेलीकॉलर जहां बैठे रहते हैं, बीपीओ और क्या बेटा, कॉल सेंटर। रिकॉर्ड कीपिंग, ये बेटा हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा होती है। रिकॉर्ड कीपिंग समझते हो क्या होता है? रिकॉर्ड कीपिंग बेटा जो अकाउंट मेंटेन करे जाते हैं ना, हमारे यहाँ अकाउंट का काम करने वाली जो स्किल लेबर है वो क्या है बेटा, सस्ती है, अकाउंटेंट्स। बुक कीपिंग जो होती है, रिकॉर्ड कीपिंग। नेक्स्ट लिखना बैंकिंग सर्विसेज,
हाँ, बैंकिंग सर्विसेज, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, अरे यहाँ बजा लेते हैं ढोलक ढपले कुछ भी कर लेते हैं, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, फिल्म एडिटिंग, पेपर भर गया बेटा लगाओ, अच्छा अच्छा, क्लिनिकल एडवाइस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल एडवाइस के लिए हमारे देश में बहुत लोग आते हैं, म्यूजिक रिकॉर्डिंग और क्लिनिकल एडवाइस। बेटा तुम्हें मालूम है हिंदुस्तान हमारा मेडिकल टूरिज्म का बहुत बड़ा हब है, मैंने आपको बताया था हिंदुस्तान में क्या होता है, दवाइयों का जो व्यापार है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ का जो इलाज है वो बहुत ज्यादा क्या है, इफेक्टिव है और सस्ता है, जिसकी वजह से फॉरेनर हमारे हिंदुस्तान में एज एन टूरिज्म मतलब मेडिकल टूरिज्म के पॉइंट से ज्यादा आता है, आउटसोर्स हो रहा है क्योंकि खर्चा कम पड़ रहा है बेटा। ठीक है, आगे अब इस चैप्टर का लास्ट चल रहा है, एक सेकंड लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, चैप्टर आज खत्म कराने की पूरी कोशिश है मेरी। बच्चों आज टॉपिक हमारा चल रहा है WTO, आउटसोर्सिंग के बाद ग्लोबलाइजेशन में एक टर्म यूज होती है, मुझे लगता है क्लास में बैठे हर एक बच्चे ने सुना है। बेटा इसका काम क्या है, कोई बताएगा? जल्दी बताओ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, वर्ल्ड की ट्रेड करना मतलब बायलैटरल एग्रीमेंट्स कराना, जितने भी अवॉइड करना बेटा, जितने भी उनके क्या है अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है उनको रोकने का काम किसका है बेटा? WTO का है। तो WTO एक मिडल सेंट्रलाइज अथॉरिटी है जो दो देशों के बीच में मल्टीपल ट्रांजेक्शंस भी कराती है। जैसे मान लो मैं इंडिया हूं और मैंने 3-4 कंट्रियों के साथ कोलैबोरेशन करा है, तो बेटा ये कोऑर्डिनेशन करना है ट्रेडिंग का, तो WTO के एग्रीमेंट के थ्रू ही होता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाती है। लिखो ऊपर हेडिंग डालो, छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं, लिखो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, prior to WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, prior to WTO जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, इसका पहले ये नाम था बेटा, prior to WTO जनरल एग्रीमेंट ऑफ क्या बेटा? ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ was established, general agreement of trade and tariff was established in 1948, was established in 1948, जब हमारी कंट्री जब आजादी हुई थी, जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनके रेडी हो गया था 1948 with 23 कंट्रीज, 23 कंट्रीज। ठीक है, WTO was founded in 1995 और WTO को कन्वर्ट करके कब बना दिया गया था बेटा? 1995 में। WTO was founded in 1995 है, कुछ चीजों के लिए है, हर चीज के लिए नहीं है। WTO was founded in 1995। इसके फंक्शन लिख लेना बेटा, 3 नंबर में कई बार टीचर डाल देता है, बताओ भाई फंक्शंस क्या है, WTO क्या काम करता है? हाँ बस छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा, जल्दी लिखो। फर्स्ट, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, टू फैसिलिटेट क्या बेटा? इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कराने में एक हेल्प करता है बेटा, चाहे वो बायलैटरल ट्रांजैक्शन हो चाहे वो कैसी हो, मल्टीलेटरल, ये भी लिख लो। टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, ब्रैकेट में लिख लो बोथ बायलैटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रांजैक्शंस, मतलब 2 से ज्यादा देश हो गए ना, 2 देश होंगे तो बायलैटरल, 3 4 5 50 के साथ तेरा संबंध है तो मैं क्या करूं? बोथ बायलैटरल एंड क्या बेटा? मल्टीलेटरल ट्रेड लिखना। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, टू एनलार्ज प्रोडक्शन, इसका दूसरा काम क्या होता है? टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज, इसका काम है पूरे विश्व में प्रोडक्शन को बढ़ाएं, क्योंकि बेटा ये ऑर्गेनाइजेशन हर एक कंट्री के रिसोर्स को यूज कराना चाहती है ताकि देश के अंदर पूरे वर्ल्ड में ग्रोथ आना स्टार्ट हो। एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज, एंड ट्रेड ऑफ क्या बेटा? सर्विसेज। तीसरा, टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स, टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ क्या बेटा? वर्ल्ड रिसोर्स। लास्ट पॉइंट, ये पूरे विश्व के रिसोर्स भी यूज करना चाहती है बट प्रोटेक्शन के साथ, लिखना बेटा, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। और ये WTO कभी नहीं चाहता कि प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में हम लोग इतना ज्यादा डैमेज कर दें कि आने वाली जनरेशन उसको यूज ही ना कर सके, तो इसने भी कुछ नॉर्म्स बना रखे हैं कि प्रोडक्शन किस क्राइटेरिया में होने चाहिए, राइट? टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट।
है बेटा? 48 में जो बना था ना, वो क्या बना था बेटा? जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। उसका नाम बदल के 1995 में क्या कर दिया गया? WTO। और उसके मैंने नीचे काम लिखा है, राइट। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आ गया बेटा, चैप्टर बिल्कुल एंड है आज। वो भी बनाता है, वो पहली लाइन में जब ट्रेडिंग कर रहा है ना तो रूल्स के साथ ही करेगा बेटा, इलीगल। अब हो गया बेटा, इतना इतना मजाक नहीं करेंगे। आइए लास्ट भाई, इस चैप्टर को मैं आज खत्म कर रहा हूं, सभी ध्यान देना। एलपीजी का कुछ पॉजिटिव भी और कुछ क्या है बेटा, याद करो। जब ये चैप्टर मेरा स्टार्ट हुआ था, बातचीत ना करें, जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो मैंने सबके बारे में आपको पढ़ा दिया। लिबरलाइजेशन ने क्या करा, प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ। अब इस चैप्टर के एंड में ये पूछा जाएगा कि भाई साहब ये पॉलिसी अपनाने के बाद हमारी इकोनॉमी में क्या कोई पॉजिटिव चेंजेस आए? तो बिल्कुल चेंजेस आए सर। इससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट क्या हो गई बच्चों? अरे हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या हो गया? बढ़ गया। हमारी कंट्री में जो फिस्कल डेफिसिट था उसका अमाउंट भी क्या हो गया बेटा? कम हो गया। कंट्री में एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब बेटा इसमें पॉजिटिव क्या बताओगे? याद करो, मैंने पहली क्लास में बोला था एलपीजी को अडॉप्ट करने के रीजंस कुछ लिखवाए थे। अरे नोटबुक खोलो, एलपीजी को अडॉप्ट करने के कुछ रीजंस बताए थे मैंने। 5-6 पॉइंट बताए थे, ध्यान से देख लो। उन सारों को पॉजिटिव बता देना, राइट। मैं लिखवा रहा हूं ऊपर हेडिंग। अरे ये रीजन था, उसमें चेंज आ गए। लिखो, ऊपर हेडिंग डालना, लिखना लिखना बेटा, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ एलपीजी। बस केवल हेडिंग बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं लंबा चौड़ा खींचूंगा। पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ एलपीजी, एलपीजी के फायदा क्या है, डेटा वेटा मेंशन नहीं कर रहा अभी। लिखना फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहला फायदा, पॉजिटिव इंपैक्ट में सबसे पहला चेंज क्या आया? इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इंक्रीज इन रेट ऑफ क्या बेटा? इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकेंड पॉइंट, इनफ्लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एलपीजी करने से विदेशी पैसा कहां आ गया बेटा? हमारे देश में आ गया। लोगों ने हमारे देश में ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया और इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज क्या बेटा? रिजर्व। नहीं बेटा, एक इन्वेस्टमेंट करो और एक सरकार के पास विदेशी रिजर्व बनाए, वो दो अलग अलग चीजें। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज क्या? रिजर्व। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। ये बहुत अच्छी चीज होती है बेटा। अगर कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ गया ना तो इसका मतलब हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। एक्सपोर्ट भाई जब ही तो करोगे जब देश में सामान बनेगा, और बनेगा बिकेगा जब ही तो आएगा पैसा। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। जो महंगाई लगातार बढ़ रही थी, इन पॉलिसी को अडॉप्ट करने के बाद देश में महंगाई भी कम हो गई। और सबसे अच्छा फायदा जो आज की डेट में उसका बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज इंक्रीज इन अ रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। पहले पब्लिक सेक्टर का बोलबाला था, इन पॉलिसीज के बाद पब्लिक सेक्टर भाग गया और केवल कौन बचा बेटा? प्राइवेट। जिस इंक्रीज इन रोल ऑफ क्या बेटा? प्राइवेट। ये सब पढ़ना नहीं है, वो लास्ट में हम लोग करेंगे। आइए सर अब हम आगे बढ़ते हैं इसके नेगेटिव पे। अगर इसका नेगेटिव बताऊं तो सबसे पहला नेगेटिव है बेटा नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। आप याद करो, मैं 3 क्लासेस से लगातार ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं और इन सारे चैप्टर में मैं एक ही बात बोल रहा हूं कि हमारे देश की इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही है, इंडस्ट्री ग्रोथ हो रही है। पूरे चैप्टर में क्या मैंने किसी में एग्रीकल्चर की बात करी बेटा? मतलब एलपीजी का फॉर्मेशन इस तरीके से करा गया था कि उन्होंने बेटा केवल इंडस्ट्री को सेक्टर को डेवलप करा, उन्होंने एग्रीकल्चर को डेवलप नहीं करा। और बेटा हमारे देश में 80% से ज्यादा लोग क्या काम करते थे? तो भाई साहब जब तक पॉलिसी इनके फेवर की नहीं होगी तो क्या लगता है तुम्हें हमारी कंट्री की ग्रोथ हो पाएगी? इसका यही कारण है बेटा कि हमारे देश में बैलेंस ग्रोथ नहीं है, हमारे देश में लूप साइड ग्रोथ है। मतलब इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और बेटा पतंग बना ले वहां पे, बना बना पकड़ो। तो बेटा क्या हुआ? फार्मिंग सेक्टर्स की लाने ग्रोथ नहीं हो पाए बेटा। पॉइंट नंबर सेकंड, हमारी कंट्री की लूप साइड ग्रोथ हुआ, ऑब्वियसली मैंने बता दिया। तीसरा पॉइंट, इससे हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। इसका कोई बच्चा मुझे रीजन बता दे, लास्ट टॉपिक है वैसे, क्यों हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ी एलपीजी के कारण? बेटा इसका रीजन है, हाँ इंडस्ट्रीज को तो सेटअप कर दिया, बट जो एक्सेस लेबर एग्जिस्ट करती थी वो कहां करती थी? एग्रीकल्चर में। उन लोगों को रोजगार, क्योंकि इंडस्ट्री में तो पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिलेगा, और गांव में रहने वाला बंदा क्या है? अनस्किल्ड है, अनप्रोफेशनल है, अनएजुकेटेड है। तो उस भाई साहब को रोजगार नहीं मिला, जिसकी वजह से हमारे देश में बेरोजगारी क्या हो गई? बढ़ गई। छोटे से नेगेटिव है, लिखें। पहला पॉइंट एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करा रहा, नेगेटिव में फर्स्ट, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। नेग्लेक्ट करना या फिर ध्यान ना देना बेटा,
अच्छा अच्छा, अभी सिखाता हूँ बेटा, मेरे को बताती है। नेग्लेक्ट ऑफ क्या बेटे? एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकंड, लूप साइड ग्रोथ। लूप साइड मतलब वन साइडेड ग्रोथ हुआ बेटा। इंडस्ट्री सेक्टर ग्रो कर गया, एग्रीकल्चर ग्रो नहीं करा। लूप साइड ग्रोथ। थर्ड, अभी बताऊंगा बेटा थोड़ी देर। नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, लूप साइड ग्रोथ। एंड थर्ड, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये भी एक बड़ी दुख की कहानी है बेटा। हमारे देश की सरकार ने करोड़ों रुपए की पॉलिसीज बनाई, खर्च किया, बट इंडस्ट्री का इतना ज्यादा ग्रो नहीं हो पाया। लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल क्या बेटा? कोई बच्चा मुझे बताएगा इंडस्ट्री ग्रो क्यों नहीं हो पाई यार जब ये पॉलिसी बनाई थी? बाहर कंपटीशन बहुत था, बाहर सामान का जो प्राइस था वो क्या था? कम। और देश में गुड्स का सामान क्या बन रहा था? महंगा, जिसके कारण चाहकर भी हम इंडस्ट्रीज को ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाए। लिखना बेटा लो लेवल ऑफ क्या बेटा? इंडस्ट्रियल ग्रोथ। लास्ट पॉइंट, बस हो गया। इन इफेक्ट खत्म करो ना। अच्छा, नहीं नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं लिखे। अनइफेक्टेड टैक्स पॉलिसीज। अनइफेक्टेड टैक्स पॉलिसी। हमारे देश में जो टैक्स रिफॉर्म मैंने बताया ना, बहुत अच्छा करा था सरकार ने, जीएसटी वीएसटी बना दिया बहुत बाद में, टैक्स दो पार्ट में बांट दिया, बट उसका बेटा इंप्लीमेंटेशन बहुत 2% पे रहा। बाकी का 98 लोगों तक उसका इंप्लीमेंटेशन गया ही नहीं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू को जनरेट नहीं कर पाया, लागू नहीं करा पाई। सरकार ने पॉलिसी बनाई बट उनको ग्राउंड जीरो पर इंप्लीमेंट नहीं कर पाई। भर नहीं पा रहे थे। हाँ, भर नहीं पा रहे थे या भरना नहीं चाह रहे थे। एक होता है ना कि भाई रूल बना दिया तूने, भाई 10 लाख से ऊपर इनकम होगी तो तुम्हें 10% देना है। मैं कभी 10 लाख तेरे को अकाउंट में दिखाऊंगा ही नहीं, मैं कैश में काम करता रहूंगा बैठ के नीचे, समझ रही है? बहुत सारे बेटा तूने, हाँ एक बात मुझे बता, तूने अपने घर में दीवालों में मूवी देखी है रेड? उसमें बेटा होता है ना, दीवालों से पैसा निकलता है, इधर से निकलता, लोग करते हैं, बहुत करते हैं, ब्लैक मनी होती है। तो वो सब क्या, उसका तो लीगली इलीगली मेरे पास बेटा तू गिन नहीं पाएगा। ये तो गरीबी की निशानी है बेटा जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ। चल, नहीं, ऐसा नहीं है, रिनाउंड है यार। देखो हम लोग तेजस्वी वालों ने कितनी ऐड करी मालूम है? द्वारका के किसी कोने में खड़े हो जाओ भाई, ऐसा एक भी रिक्शा नहीं है। हैं? बोर्ड तो इसलिए लगा दिया क्योंकि हमारा पुराना टूट गया था, वो तो अलग। अरे उसका रीजन है यार, पहले लाइट सुन तो चमक रहा है, लाइट वाला था वो टूटने वाला था, किसी के सर पे खुल जाता ना तो बहुत बड़ा क्रिमिनल केस हो जाता, उसका बदलने के। हाँ फिर बेटा हो जाता, ये अलग कहानी थी उसकी। हाँ तो अभी मैं क्या पढ़ा रहा था? ब्लैक मनी। हाँ तो टैक्स पॉलिसी हमारी कंट्री में इतना ज्यादा इंप्लीमेंटेड नहीं हो पाया। आप लोग फटाफट देखो। हाँ जी, जो ऑनलाइन ले रहे हैं कोई डाउट है तो बोलो भाई। हाँ बोलो बोलो बेटा। दिव्यांगी, अक्षिता, कोई समस्या है बेटा? नो सर। बेटा इतना रिवाइज करो, फिर हम नए टॉपिक को करेंगे। आप लोग अभी डाउट पूछे भाई। हाँ बोलो, एक सेकंड।